तो अगर हम लोग बीजेटी के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करें तो हमें 3 टाइप का कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। एक जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है कॉमन एमिटर, दूसरा जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है कॉमन कलेक्टर और तीसरा जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अभी हम लोग बात करने वाले बीजेटी एज एन एम्पलीफायर, बीजेटी को हम लोग एम्पलीफायर के तौर पर यूज़ करते हैं, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर अभी हम लोग बात करने वाले हैं, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ देखेंगे फ्रीक्वेंसी बैंड एनालिसिस ऑफ बीजेटी, जिसमें हम लोग बात करेंगे लोअर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, हायर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस और मिड बैंड एनालिसिस के बारे में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो बीजेटी उसका हमें 3 कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। एक जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है कॉमन एमिटर, दूसरा जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, तीसरा जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें बीजेटी एज एन एम्पलीफायर में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कंसिडर करेंगे कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग फाइंड आउट करेंगे करंट गेन, वोल्टेज गेन और इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस। फिर उसके बाद हम लोग कंसिडर करेंगे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग कैलकुलेट करेंगे करंट गेन, वोल्टेज गेन, इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस। फिर हम लोग कंसिडर करेंगे कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग फाइंड आउट करेंगे करंट गेन, वोल्टेज गेन, इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस भी करेंगे। फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में हम लोग बेसिकली 3 टाइप की एनालिसिस करते हैं। एक होती है लोअर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, दूसरी जो एनालिसिस होती है वो होती है मिड बैंड एनालिसिस और तीसरी जो एनालिसिस होती है वो होती है हायर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया करंट गेन, वोल्टेज गेन, इनपुट आउटपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेशन, ये सारी की सारी जो एनालिसिस है, ये सारे के सारे जो पैरामीटर्स हम लोग जो फाइंड आउट करते हैं वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं मिड बैंड एनालिसिस में। या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये सारे के सारे पैरामीटर्स जो हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं ये किसके साथ एसोसिएटेड होता है, मिड बैंड एनालिसिस के साथ। हम लोग लोअर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में जो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी उसको फाइंड आउट करते हैं और हायर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में जो हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी वर्सेस गेन का ग्राफ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया वाई एक्सिस, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया वाई एक्सिस। वाई एक्सिस हमें क्या इंडिकेट कर रही है, गेन। गेन का मतलब क्या होता है, जो आउटपुट और इनपुट, आपने बीजेटी कंसिडर किया ट्रांजिस्टर, आप दोगे इनपुट और आपको मिलेगा आउटपुट। आउटपुट और इनपुट का जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं गेन। अगर आप आउटपुट और इनपुट में अगर आप करंट कंसिडर कर रहे हो, आउटपुट और इनपुट में आप या तो करंट कंसिडर करोगे, या तो वोल्टेज कंसिडर करोगे, या तो आप पावर कंसिडर करोगे, राइट। अगर आउटपुट और इनपुट में आप अगर करंट कंसिडर कर रहे हो तो करंट गेन, आउटपुट और इनपुट में आप अगर वोल्टेज कंसिडर कर रहे हो तो वोल्टेज गेन, आउटपुट और इनपुट में आप अगर पावर कंसिडर कर रहे हो तो पावर गेन। तो यहाँ पर ये जो गेन है वो होता है क्या है, गेन रेशियो होता है आउटपुट और इनपुट का। अगर करंट है तो करंट गेन, आउटपुट इनपुट में वोल्टेज है तो वोल्टेज गेन, पावर है तो पावर गेन। यहाँ पर ये जो वाई एक्सिस है वो आपको इंडिकेट करती है गेन, और जो एक्स एक्सिस है वो आपको क्या इंडिकेट कर रही है, फ्रीक्वेंसी। वाई एक्सिस के डायरेक्शन में अगर हम लोग प्रोसीड करते जाए तो जो गेन होगा वो इंक्रीज़ करते जाएगा, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में प्रोसीड करते जाए तो जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज़ करते जाएंगी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें फ्रीक्वेंसी वर्सेस गेन का जो ग्राफ होता है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। ये हमने ग्राफ कंसिडर कर लिया है फ्रीक्वेंसी वर्सेस गेन का। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये आपको क्या मिल रही है, यहाँ पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। यहाँ पर ये जो मैक्सिमम वैल्यू है इसके साथ एसोसिएटेड जो गेन होती है वो हमें मिलती है 6 dB। यहाँ पर ये जो 6 dB जो गेन, यहाँ पर ये 6 dB गेन हमने जस्ट एज ए एग्जाम्पल कंसिडर किया है। हम लोग यहाँ पर ये कंसिडर कर रहे हैं कि जो हमने जो मैक्सिमम वैल्यू जो कंसिडर किया है, ये मैक्सिमम वैल्यू के साथ जो एसोसिएटेड जो गेन है वो कितनी है, वो है 6 dB। अगर ये 6 dB गेन में से अगर हम लोग 3 dB गेन को अगर डिक्रीज़ करते, अगर हम लोग ये 6 dB गेन में से अगर हम लोग 3 dB गेन को डिक्रीज़ कर दें तो हमें जो रिजल्टेंट गेन जो मिलेगा वो मिलेगा 6 - 3 dB गेन। तो ये 6 - 3 dB गेन के साथ जो एसोसिएटेड जो फ्रीक्वेंसी होगी उसी को ही हम लोग बोलते हैं लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। हमने जो मैक्सिमम गेन जो कंसिडर किया था वो कितना था, मैक्सिमम गेन हमने जो कंसिडर किया था वो था 6 dB गेन। ये 6 dB गेन में से अगर हम लोग 3 dB गेन को डिक्रीज़ कर दें तो हमें जो रिजल्टेंट गेन जो मिलेगा, जो कि हमने यहाँ पर कंसिडर किया है, जो कि है 6 - 3 dB गेन। ये गेन के साथ जो एसोसिएटेड फ्रीक्वेंसी होती है उसी को ही हम लोग बोलते हैं लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमें मिल जाएगा लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमें मिल जाएगा हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, मैक्सिमम गेन का 3 dB गेन डिक्रीज़ करने के बाद जो रिजल्टेंट गेन मिलता है वो गेन के साथ जो एसोसिएटेड फ्रीक्वेंसी होती है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी समवेयर अराउंड आपको यहाँ पर मिलेगी, FH आपको इंडिकेट करिए हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और जो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो आपको समवेयर अराउंड यहाँ पर मिलेंगी, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी।
यहाँ पर अगर हम लोग देखें जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर आपको एक कांस्टेंट लाइन दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको कांस्टेंट लाइन दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट कंसीडर किया और यहाँ पर हमने पर्टिकुलर पॉइंट कंसीडर किया है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ से गेन कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ करते जा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की जो गेन है वो कांस्टेंट हो गया। फिर उसके बाद जो गेन है वो कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ करते जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको जो कांस्टेंट गेन जो मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक के आपको कांस्टेंट गेन मिल रहा है, राइट। तो ये कांस्टेंट गेन के साथ जो एसोसिएटेड जो एनालिसिस होती है, या फिर ये कांस्टेंट गेन में हम लोग जो एनालिसिस जो करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली मिड बैंड एनालिसिस। आप ऐसा भी एज्यूम कर सकते हो, ये पर्टिकुलर पॉइंट से ये पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में आपको जो एनालिसिस जो मिलेगी वो कौन सी एनालिसिस होती है, मिड बैंड एनालिसिस। कौन सी एनालिसिस, मिड बैंड एनालिसिस। मिड बैंड एनालिसिस के बाद आपको जो एनालिसिस जो मिलती है वो होती है हायर फ्रिक्वेंसी एनालिसिस। और ये मिड बैंड एनालिसिस से पहले जो एनालिसिस हमें जो मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं लोअर फ्रिक्वेंसी एनालिसिस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये मिड बैंड एनालिसिस के बाद जो एनालिसिस होती है वो होती है हायर फ्रिक्वेंसी एनालिसिस। और ये मिड बैंड एनालिसिस से पहले जो एनालिसिस होती है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं लोअर फ्रिक्वेंसी एनालिसिस। तो इनिशियली हम लोग कंसिडर करते हैं लोअर फ्रिक्वेंसी एनालिसिस, फिर उसके बाद बीच में मिड बैंड एनालिसिस, फिर उसके बाद ये हायर फ्रिक्वेंसी एनालिसिस। तो इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं मिड बैंड एनालिसिस। और ये मिड बैंड एनालिसिस में ही हम लोग करंट गेन, वोल्टेज गेन, इनपुट आउटपुट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी और यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। जैसे कि हमने डिस्कस किया लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या है, जो मैक्सिमम गेन है उसका जब हम लोग 6 dB गेन डिक्रीज़ करते हैं तो 6 dB गेन डिक्रीज़ करने के बाद जो रिजल्टेंट गेन हमें जो मिलेगा, तो ये रिजल्टेंट गेन के साथ जो एसोसिएटेड जो फ्रिक्वेंसी होती है इसी को ही हम लोग बोलते हैं लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी और हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी और लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं 3 dB बैंडविड्थ। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, बीजेटी में हमें बेसिकली कैपेसिटर्स मिलते हैं। कुछ कैपेसिटर्स होते हैं इंटरनल और कुछ कैपेसिटर्स होते हैं एक्सटर्नल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये है बीजेटी। यहाँ पर हमने 3 कैपेसिटर कंसिडर किया। यहाँ पर ये C1 कैपेसिटर, यहाँ पर ये C2 कैपेसिटर और यहाँ पर ये C3 कैपेसिटर। यहाँ पर आप देखो ये हमने कंसिडर कर लिया ये है एमीटर टर्मिनल, यहाँ पर ये बेस टर्मिनल और ये ऊपर वाला जो टर्मिनल है वो है कलेक्टर टर्मिनल। तो यहाँ पर ये जो C1, C2 और जो C3 हमने जो कैपेसिटर जो कंसिडर किया है, ये कौन से कैपेसिटर होते हैं, एक्सटर्नल कैपेसिटर होते हैं। C1, C2 एंड C3 आर दी एक्सटर्नल कैपेसिटर। सिमिलरली आपको इंटरनल कैपेसिटर भी मिलेंगे। इंटरनल कैपेसिटर आपको कहाँ पर मिलेंगे, जो बीजेटी का जो बेस और कलेक्टर जंक्शन और बेस और एमीटर जंक्शन दोनों के बीच में आपको मिलेगा इंटरनल कैपेसिटर। तो बेस और कलेक्टर जंक्शन के बीच में CB जंक्शन के बीच में और बेस और एमीटर जंक्शन के बीच में BE जंक्शन के बीच में आपको इंटरनल कैपेसिटर मिलेगा। बेस और कलेक्टर जंक्शन के बीच में आपको जो इंटरनल कैपेसिटर मिलता है हम लोग उसको शो करते हैं C म्यू से, और बेस और एमीटर के बीच में हमें जो इंटरनल कैपेसिटर मिलता है उसको हम लोग शो करते हैं C पाई से। तो यहाँ पर ये इंटरनल कैपेसिटर, एक्सटर्नल कैपेसिटर हम लोग क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि इनका रिलेशन होता है लोअर फ्रिक्वेंसी और हायर फ्रिक्वेंसी के साथ। यहाँ पर अगर हम लोग देखिए, जो C1 कैपेसिटर, C2 कैपेसिटर और ये C3 कैपेसिटर, तीनों जो कैपेसिटर है कौन से कैपेसिटर है, एक्सटर्नल कैपेसिटर है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर ये जो C1 कैपेसिटर और ये जो C2 जो कैपेसिटर होता है इसको हम लोग बोलते हैं कपलिंग कैपेसिटर। और यहाँ पर ये जो C3 जो कैपेसिटर होता है इसको हम लोग बोलते हैं बाईपास कैपेसिटर, जो कि एमीटर के अक्रॉस हम लोग लगाते हैं। यहाँ पर हम लोग बाईपास कैपेसिटर क्यों बोलते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया C1 और जो C2 जो कैपेसिटर है, यहाँ पर ये C1 कैपेसिटर और यहाँ पर ये C2 कैपेसिटर। C1 कैपेसिटर और जो C2 जो कैपेसिटर है वो कपलिंग कैपेसिटर है। और यहाँ पर ये जो C3 जो कैपेसिटर होता है कौन सा कैपेसिटर होता है, बाईपास कैपेसिटर होता है। बाईपास कैपेसिटर हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो बाईपास कैपेसिटर होता है, बाईपास कैपेसिटर डू नॉट अलाउ AC सिग्नल टू पास फ्रॉम एमीटर। ये जो बाईपास कैपेसिटर है, बाईपास कैपेसिटर की वजह से होता है क्या है, जो AC सिग्नल होता है वो ये एमीटर टर्मिनल के थ्रू फ्लो नहीं करता। जो AC सिग्नल होता है ये कैपेसिटर के थ्रू फ्लो कर जाते हैं, हैंस ये जो कैपेसिटर होता है इसको हम लोग बोलते हैं बाईपास कैपेसिटर, जो कि AC सिग्नल को बाईपास कर देता है एमीटर टर्मिनल से। यहाँ पर ये जो C1 कैपेसिटर और यहाँ पर ये जो C2 जो कैपेसिटर होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कपलिंग कैपेसिटर। अब ये कपलिंग कैपेसिटर क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। जब हम लोग BJT को AC सिग्नल के साथ यूज़ करते हैं, जब हम लोग AC एनालिसिस करते हैं तो बेसिकली होता है क्या, AC साइकिल के नेगेटिव हाफ में हमारा जो डिवाइस है, BJT हो गया या फिर MOSFET हो गया या फिर JFET हो गया, हमारे जो डिवाइस है वो क्या हो सकते हैं, ऑफ हो सकते हैं।
तो हमारी डिवाइस को ऑन रखने के लिए नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारा जो डिवाइस है वो ऑफ हो सकता है। तो हमारी डिवाइस को ऑन रखने के लिए हमें एक मिनिमम सप्लाई प्रोवाइड करना होता है, और वो जो मिनिमम जो सप्लाई होती है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं बायसिंग। और वो जो बायसिंग है उसका कुछ इफेक्ट नहीं होना चाहिए इनपुट के ऊपर और आउटपुट के ऊपर। और वो जो बायसिंग है उसके इफ़ेक्ट को अवॉइड करने के लिए, उसका जो इफ़ेक्ट है इनपुट और आउटपुट के ऊपर उसको एलिमिनेट करने के लिए, उसके इफ़ेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग लगा देते हैं कपलिंग कैपेसिटर। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो C1 जो कैपेसिटर है और यहाँ पर ये जो C2 जो कैपेसिटर है, ये कपलिंग कैपेसिटर है, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड करते हैं मिनिमम डीसी सप्लाई टू कीप डिवाइस ऑन। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो BJT इसका जो बेस है उसमें हमने इनपुट दिया, और जो आउटपुट है वो हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, जो आउटपुट है वो हम लोग ले रहे हैं कलेक्टर से। आउटपुट हम लोग जो ले रहे हो कहाँ से ले रहे हैं, हम लोग कलेक्टर से ले रहे हैं। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो हमने AC जो कंसिडर किया है, यहाँ पर ये इनपुट हमने कंसिडर किया और यहाँ पर ये आउटपुट। तो जो DC सप्लाई है, ये DC सप्लाई हम लोग जो प्रोवाइड कर रहे हैं डिवाइस को ऑन रखने के लिए, ये DC सप्लाई का ये AC के ऊपर इफेक्ट नहीं होना चाहिए और ये आउटपुट के ऊपर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। या फिर आप बोल सकते हो जो DC सप्लाई है, मिनिमम DC सप्लाई टू कीप DC ऑन, ये जो DC सप्लाई है टू कीप डिवाइस ऑन, मिनिमम DC सप्लाई टू कीप डिवाइस ऑन, ये जो DC सप्लाई इसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए इनपुट के ऊपर और आउटपुट के ऊपर। ये DC सप्लाई के इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए या फिर एलिमिनेट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कपलिंग कैपेसिटर C1 एंड C2। ये C1 और ये C2 कपलिंग कैपेसिटर के वजह से होता क्या है, ये जो DC सप्लाई है उसका इफेक्ट नहीं होता ये इनपुट के ऊपर और ये आउटपुट के ऊपर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, नोट दैट ड्यूरिंग DC एनालिसिस कैपेसिटर विल रिमेन ओपन। DC एनालिसिस में होता क्या है, जो कैपेसिटर होता है DC के केस में जो कैपेसिटर होता है वो क्या होता है, ओपन होता है। और AC के केस में जो कैपेसिटर होता है वो क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। AC के केस में जो कैपेसिटर है वो शॉर्ट हो जाता है और जो AC सिग्नल है वो कैपेसिटर के थ्रू पास करता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमने यहाँ पर डिस्कस किया इंटरनल और एक्सटर्नल कैपेसिटर के बारे में। जो इंटरनल कैपेसिटेंस और जो एक्सटर्नल कैपेसिटेंस होते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ इंटरनल कैपेसिटर, जो इंटरनल कैपेसिटर होता है C पाई और C म्यू, इनका जो कैपेसिटेंस होता है वो बहुत कम होता है। कैपेसिटेंस ऑफ इंटरनल कैपेसिटर, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, कैपेसिटेंस ऑफ इंटरनल कैपेसिटर इज़ वेरी लो। C पाई एंड C म्यू, इनकी जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है। सिमिलरली कैपेसिटेंस ऑफ एक्सटर्नल कैपेसिटर इज़ वेरी हाई, जो कैपेसिटेंस होता है एक्सटर्नल कैपेसिटर का ये बहुत ज़्यादा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो लो होता है और एक्सटर्नल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो हाई होता है। कपलिंग कैपेसिटर और जो बाईपास कैपेसिटर होता है उसका जो कैपेसिटेंस होता है वो हाई होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अभी बेसिकली होता क्या है, ये कैपेसिटेंस की वजह से होता क्या है, यहाँ पर अगेन यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी वर्सेस गेन का प्लॉट कंसिडर किया है। यहाँ पर ये वाई एक्सिस हमें इंडिकेट कर रही है गेन, और जो एक्स एक्सिस है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है, फ्रीक्वेंसी इंडिकेट कर रही है, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ से यहाँ तक कि हमें कौन सी एनालिसिस मिलती है, जब गेन कांस्टेंट होता है तो हमें कौन सी एनालिसिस मिलती है, कांस्टेंट गेन के लिए हमें मिलती है मिड बैंड एनालिसिस। तो मिड बैंड एनालिसिस, और मिड बैंड एनालिसिस से पहला लोअर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, मिड बैंड एनालिसिस के बाद हायर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। तो यहाँ पर आप देखो, ये हमने कंसिडर कर लिया, ये इतना जो रीजन है वो आपको इंडिकेट कर रहा है लोअर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। यहाँ पर आपको मिलेंगी हायर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस और बीच वाले रीजन में आपको मिलेंगी मिड बैंड एनालिसिस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, लोअर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में जो इंटरनल कैपेसिटर, लोअर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस के टाइम इंटरनल कैपेसिटर, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, आपको ये भी पता होना चाहिए, लोअर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में हम लोग लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं, हायर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में हम लोग हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं, मिड बैंड एनालिसिस में हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, इन मिड बैंड एनालिसिस वी कैलकुलेट करंट गेन, वोल्टेज गेन, इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंस। लोअर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। हायर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में हमें कैलकुलेट करना होता है हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ये तीनों जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप नोट डाउन कर लो, ये तीनों जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन करो। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था लोअर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, लोअर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में होता क्या है, लोअर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में जो इंटरनल कैपेसिटर और जो एक्सटर्नल जो कैपेसिटर होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, ओपन रहते हैं। लोअर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में इंटरनल कैपेसिटर बहुत ध्यान से सुनना, लोअर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में इंटरनल कैपेसिटर और जो एक्सटर्नल जो कैपेसिटर होते हैं वो क्या होते हैं, ओपन होते हैं। लोअर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर जो एक्सटर्नल कैपेसिटर होता है वो क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, लोअर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में जो इंटरनल कैपेसिटर और जो एक्सटर्नल कैपेसिटर होगा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैपेसिटेंस ओपन,
और जो एक्सटर्नल कैपेसिटर होता है वो शॉर्ट हो जाता है लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी पर। या फिर आप बोल सकते हो जिस फ्रिक्वेंसी पर एक्सटर्नल कैपेसिटर लोअर फ्रिक्वेंसी एनालिसिस में जिस फ्रिक्वेंसी पर आपका एक्सटर्नल कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए, वो जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको हम लोग बोलते हैं लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें लोअर फ्रिक्वेंसी एनालिसिस में जो इंटरनल कैपेसिटर और जो एक्सटर्नल कैपेसिटर है, लोअर फ्रिक्वेंसी एनालिसिस में जो इंटरनल कैपेसिटर और जो एक्सटर्नल जो कैपेसिटर है दोनों क्या रह रहे, दोनों ओपन रह रहे। फिर उसके बाद लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी पर आपका जो एक्सटर्नल जो कैपेसिटर है वो क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद मिड बैंड एनालिसिस में आपका जो एक्सटर्नल जो कैपेसिटर है वो तो शॉर्ट रहेगा, मगर जो इंटरनल कैपेसिटर है वो क्या रहेगा, ओपन रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें मिड बैंड एनालिसिस में जो इंटरनल कैपेसिटेंस होगा वो ओपन होगा, मगर जो एक्सटर्नल कैपेसिटर है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हायर फ्रिक्वेंसी एनालिसिस में होगा क्या, हायर फ्रिक्वेंसी एनालिसिस में आपका जो एक्सटर्नल कैपेसिटर है वो तो शॉर्ट रहेगा ही, मगर जो इंटरनल कैपेसिटर है वो ओपन रहेगा और एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर शॉर्ट हो जाएगा। और वो जो पर्टिकुलर जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको हम लोग बोलते हैं हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी इन हायर फ्रिक्वेंसी एनालिसिस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हायर फ्रिक्वेंसी एनालिसिस में इंटरनल कैपेसिटर विल गेट शॉर्ट, जो इंटरनल कैपेसिटर होगा वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, और जो एक्सटर्नल कैपेसिटर होगा वो भी शॉर्ट रहेगा। इंटरनल कैपेसिटर जिस फ्रिक्वेंसी पर शॉर्ट होगा वो जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको हम लोग बोलते हैं हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। नोट दैट इंटरनल कैपेसिटर विल गेट शॉर्ट एट अ फ्रिक्वेंसी नेम एज हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना नोट डाउन करना है, लोअर फ्रिक्वेंसी एनालिसिस में जो इंटरनल कैपेसिटर और जो एक्सटर्नल कैपेसिटर होते हैं दोनों ओपन होते हैं। फिर उसके बाद जो एक्सटर्नल कैपेसिटर होता है वो क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी पर। मिड बैंड एनालिसिस में जो एक्सटर्नल कैपेसिटर होता है वो तो शॉर्ट रहता ही रहता है, मगर जो इंटरनल कैपेसिटर होता है वो क्या होता है, ओपन होता है। फिर हायर फ्रिक्वेंसी एनालिसिस में जो इंटरनल कैपेसिटर और जो एक्सटर्नल कैपेसिटर होते हैं दोनों के दोनों शॉर्ट हो जाते हैं। इंटरनल कैपेसिटर जिस फ्रिक्वेंसी पर शॉर्ट होता है वो जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको हम लोग बोलते हैं हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी।